मैं योगेश चंद्र शर्मा, सह आचार्य भूगोल, राजकीय माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा, BA पार्ट सेकेंड, आर्थिक एवं संसाधन भूगोल, जो आपका दूसरा प्रश्न पत्र है, इसमें आज हम कृषि प्रदेशों के संदर्भ में चर्चा करेंगे। कृषि प्रदेश, जैसा कि हम आर्थिक क्रियाओं में कृषि को सम्मिलित करते हैं, तो हमने पाया कि यह मानव की प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में शामिल है। प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं से अभिप्राय प्रकृति से सीधे जुड़े हुए कार्य, ऐसे कार्य जिनमें प्रकृति हमें कुछ वस्तुएं देती है और हमें उन्हें इकट्ठा करते हैं और उसका उपयोग करते हैं। जैसे कृषि कार्य, जिसमें भूमि का उपयोग करके और उस पर उत्पादन लिया जाता है। खनन कार्य, मछली पकड़ना, पशुचारण, लकड़ी काटना, खनिज प्राप्त करना, संसाधन प्राप्त करना, ये सब प्राथमिक कार्य या प्राथमिक व्यवसाय कहलाते हैं। तो इस प्रकार से कृषि, पृथ्वी के धरातल पर कृषि सबसे अधिक व्यापक आर्थिक क्रिया है। जब मनुष्य ने स्थायी रूप से किसी स्थान पर निवास करने का प्रण किया या विचार किया, तो उसने उसके स्थायित्व का आधार कृषि कार्य रहा। और इस प्रकार से संसार के सभी मानव समुदायों द्वारा कृषि कार्य किया जाता है और यह कृषि कार्य इस दृष्टि से समस्त व्यवसायों में सबसे व्यापक आर्थिक क्रिया बन गया है। मानव में स्थानीय रूप से भिन्न पर्यावरणीय दशाओं में कृषि व्यवस्था को अपनाया, जो विभिन्न तकनीकों तथा विधियों द्वारा उत्पादित फसलों की विविधता तथा पशुपालन में परिलक्षित होती है। इसके अतिरिक्त कृषि की उत्पत्ति विभिन्न स्थानों पर हुई। लोग विभिन्न प्रदेशों में भौतिक एवं जलवायविक दशाओं तथा सांस्कृतिक अभिरुचियों के अनुसार भोजन से संबंधित सामग्री का उत्पादन करते हैं। विशिष्ट पौधों के विभिन्न स्थितियों में विचरण, यानी उनका फैलाव तथा विकल्पों, अल्टरनेटिव्स के ज्ञान में वृद्धि के बावजूद कृषक अब भी अपने क्षेत्र की विशिष्ट कृषि के प्रारूप को अपनाते हैं। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि तमाम तरह की तकनीकी विशेषताएं, तकनीकी ज्ञान के विकास और वैज्ञानिक विकास के बाद भी प्राकृतिक रूप से किसी क्षेत्र का भौगोलिक स्वभाव, भौगोलिक प्रकृति कृषि के प्रारूप को प्रभावित करती है, कृषि को एक विशिष्ट प्रकार का स्वरूप प्रदान करती है। भौतिक पर्यावरण की विशेषताएं कृषि को अब भी प्रभावित करती है तथा एक समान जलवायु वाले क्षेत्रों में उनके विशिष्ट सांस्कृतिक लक्षणों के कारण भिन्न भिन्न प्रकार की कृषि पद्धतियां प्रचलित हैं। अतएव फलोत्पादन, पशुपालन एवं अन्य विशेषताओं के संश्लेषण एवं प्रादेशिक विश्लेषण के लिए कृषि से उत्पन्न भूदृश्यों का भौगोलिक वर्गीकरण आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार के अभ्यास से विश्व के प्रमुख कृषि प्रकारों का वर्गीकरण किया जा सकता है। सामान्यतः भूगोल के जो दो उपागम हैं, एक तो क्रमबद्ध उपागम और दूसरा प्रादेशिक उपागम। तो यहाँ पर हम जब कृषि प्रदेशों की बात करते हैं तो हम भूगोल के प्रादेशिक उपागम से संबंधित हैं। और प्रदेश का सीमांकन प्रायः इस आधार पर किया जाता है कि उसमें एक विशिष्ट प्रकार की समरूपता पाई जाती है और ये समरूपता जहाँ तक उसमें दिखाई देती है वहाँ तक उसका विस्तार माना जाता है। जहाँ पर यह समरूपता से कोई भिन्न क्षेत्र प्रारंभ हो जाता है, वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि वह दूसरा प्रदेश आ गया है। और इस प्रकार से
किसी विशिष्ट समस्या के आधार पर, निश्चित चरों के आधार पर हम क्षेत्र को प्रदेशों में सीमांकित करते हैं और उसकी सीमांकन का प्रमुख आधार उस समस्या या उस वस्तु या उस घटना का उस पूरे क्षेत्र में एक समरूपता से फैला होना है। और इस प्रकार से कृषि कार्यों के संदर्भ में भी विश्व को कृषि प्रदेशों में बांटने और कृषि के प्रकारों का वर्गीकरण करने के संदर्भ में कार्य हुए हैं। उन सभी की योजनाएं किस प्रकार से बनी, कैसे विश्व को कृषि प्रदेशों में बांटा, उसका क्या आधार है, आज हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। कृषि के प्रादेशिकरण की योजनाएं। अनेक भूगोलवेत्ताओं ने विश्व की कृषि का वर्गीकरण करने का प्रयास किया है। चिशॉल्म 1889, हॉर्न 1892, स्मिथ 1913, फिंच एंड बेकर 1917 में, सेपर 1924, एंजल ब्रेश्त 1930 आदि विद्वानों ने कृषि को विभिन्न कृषि प्रदेशों में वर्गीकृत करने के लिए विभिन्न उपागमों यानी अप्रोचेस का प्रयोग किया है। किंतु सबसे महत्वपूर्ण वर्गीकरण डरवेंट विटलसी 1936 द्वारा प्रस्तुत किया गया। विटलसी का जो कृषि के संदर्भ में प्रादेशिकरण है वह बहुत अधिक लोकप्रिय हुआ और उन्होंने जिन आधारों को प्रादेशिकरण की सीमांकन के लिए उपयोगी माना उसे हम अब विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। उन्होंने जो डी जॉन्स वेलिंगटन के विचारों के आधार पर विश्व के कृषि प्रकारों का प्रारंभिक ड्राफ्ट तथा मानचित्र तैयार किया। बाद में नए साक्ष्यों के आधार पर मानचित्र में संशोधन भी किया गया। विटलसी का जो वर्गीकरण है उसके संदर्भ में विटलसी ने माना कि कृषि के वर्गीकरण में प्रादेशिक प्रतिरूपों का निर्धारण दो प्रकार के चरों सेट ऑफ वेरिएबल्स के द्वारा होता है, भौतिक एवं अभौतिक। यहाँ पर भौतिक चर कौन से हैं? भौतिक पर्यावरण शस्योत्पादन यानी फसलों के उत्पादन तथा पशुपालन की सीमाओं को निश्चित करता है। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि धरातल, जलवायु, मिट्टी एवं जल संसाधन प्राकृतिक पर्यावरण के वे चर हैं या वे तत्व हैं जो फसलों के उत्पादन और पशुपालन की सीमाओं को निश्चित करते हैं कि कहाँ पर किस प्रकार की जलवायु है, कहाँ पर किस प्रकार की भूमि है, भूमि का स्वभाव, मिट्टी की प्रकृति, इन सब बातों का प्रभाव कृषि के उत्पादन और उसके साथ पशुपालन दोनों की सीमाओं को वो निश्चित करता है। पर्यावरण के अभौतिक तत्वों में वे मानवीय परिस्थितियां सम्मिलित है जो प्राकृतिक पर्यावरणीय दशाओं का मानव की आवश्यकताओं के अनुरूप दोहन करती है। अर्थात किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले मानव समुदाय ने किस प्रकार से पर्यावरण के साथ अपने आप को अनुकूलित किया है, समायोजित किया है और उनकी किस प्रकार की इच्छाएं हैं, किस प्रकार की कृषि कार्यों को वे पसंद करते हैं, उनके भौतिक, उनके रीति रिवाज, उनकी संस्कृति, उनका दर्शन, ये सभी अभौतिक तत्वों में मानवीय परिस्थितियों में सम्मिलित हैं। और क्योंकि कृषि कार्य मानव के द्वारा ही किया जाता है और कृषि कार्य से जुड़ा हुआ पशुपालन कार्य भी है, तो इस प्रकार से मानव की अभिरुचि यहाँ पर सब सर्व प्रमुख है जो इन भौतिक तत्वों के संदर्भ में अपने आप को उद्घाटित करती है, अपने आप को उनसे जोड़ती है। और इसी कारण से सांस्कृतिक भिन्नताओं के कारण विश्व में सभी जगह कृषि के भिन्न भिन्न स्वरूप हमें देखने को मिलते हैं। सांस्कृतिक तत्वों में संस्थागत यानी इंस्टीट्यूशनल, जैव रसायन यानी बायोकेमिकल, प्राविधि संगठनात्मक टेक्नो ऑर्गेनाइजेशनल, जननांकी यानी डेमोग्राफिक, सांस्कृतिक कल्चरल तथा अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर से विभिन्न प्रकार के कृषि भूदृश्यों का विकास होता है। ये जितने भी शब्दावली यहाँ पर अभी आई है, हमें इसे विस्तार से जानने का प्रयास करना चाहिए कि संस्थागत
से अभिप्राय क्या है कि वहाँ का जो बेसिक स्ट्रक्चर है कि सड़कें कैसी है, भूमि कैसी है, भूमि की प्रकृति कैसी है, मिट्टी कैसी है, ये संस्थागत इंस्टीट्यूशनल तत्व है। दूसरा जैव रासायनिक, वहाँ पर बायोकेमिकल किस प्रकार से है, यानी बायो वर्ल्ड जो है वहाँ पर वो किस प्रकार का है और उनके धरातल के साथ और वातावरण के साथ उसका जो रासायनिक संबंध है वो कैसा है। ये फिर प्राविधि और संगठनात्मक यानी टेक्नो ऑर्गेनाइजेशनल, वहाँ पर रहने वाले किसान किस प्रकार से किस तकनीक का उपयोग करते हैं और उसका संगठनात्मक स्वरूप क्या है। इसके अलावा जो कि कृषि कार्य मानव के द्वारा ही की जाती है, इसलिए जननांकीय यानी किसी स्थान पर या किसी क्षेत्र में निवास करने वाला मानव समुदाय का जनसंख्या संबंधी किस प्रकार की विशेषताएं और गुण रखता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि विकास की वह कौन सी अवस्था में है, ज्ञान की वह कौन सी अवस्था में है, शिक्षित है अशिक्षित है, जनसंख्या का घनत्व कितना है, उसका वितरण कैसा है, जनसंख्या के गुणात्मक दृष्टि से उसका स्वरूप कैसा है, जनसंख्या का आयु वर्ग क्या है, इन सब बातों का प्रभाव हम जननांकिकी में देखते हैं और यह प्रभाव अंततः कृषि को प्रभावित करता है। इसके अलावा सांस्कृतिक जो उसकी पृष्ठभूमि है मानव समुदाय की, वह किस प्रकार की है, क्या वह बहुत अधिक मेहनती है, बहुत अधिक प्रोग्रेसिव है, विकास की ओर अग्रसर होने वाला है, या अपने परंपरागत मूल्यों के साथ चिपका हुआ है और पुरानी या आदिम प्रकार की कृषि कार्यों में संलग्न है, ये उसकी संस्कृति पर निर्भर करता है। तो सांस्कृतिक मूल्य भी कृषि को प्रभावित करती है। और साथ ही अवसंरचनात्मक स्थिति का अभिप्राय ये कि कृषि के लिए जो आवश्यक संसाधन की उपलब्धता है वो किस प्रकार की है, जल की उपलब्धता कैसी है, पूंजी की उपलब्धता कैसी है, मानव श्रम की उपलब्धता कैसी है, परिवहन संचार और परिवहन जाल किस प्रकार का है, इन सब बातों को हम प्राविधिक संगठनात्मक स्वरूप में देखते हैं। साथ ही सरकार की या जो प्रशासन है उसकी पॉलिसीज़, उसकी नीतियाँ किस प्रकार की है, क्या वो कृषि को बढ़ावा देती है या कृषि का उनके आर्थिक जीवन में या आर्थिक बजट में कितना प्रतिशत है, कितना योगदान है, उन सब बातों का प्रभाव कृषि पर पड़ता है। और इसी कारण से भिन्न भिन्न प्रकार के कृषि भूदृश्यों का विकास हुआ है जो भिन्न भिन्न प्रकार से कार्य कराते हैं। विटलसी ने कृषि के प्रकारों के वर्गीकरण में 5 प्रमुख आधारों को अपनाया। पहला है कृषि फसलों एवं पशुओं का पारस्परिक संबंध। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कृषि कार्य और पशुपालन कार्य अभिन्न रूप से लगभग सभी जगह किया जाता है। इसके स्वरूप में हमें थोड़ा बहुत भिन्नता देखने को मिलती है। कहीं पर ये जीवन निर्वाह कृषि और पशुपालन है, कहीं पर पशुपालन जो है वो कृषि के साथ साथ व्यावसायिक स्वरूप धारण कर चुका है। तो इस प्रकार से कृषि फसलों एवं पशुओं का पारस्परिक संबंध क्या है, एक तो ये आधार कृषि के प्रदेशों के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण तथ्य है। दूसरा है कृषि उत्पादन तथा पशुपालन की विधियाँ। कृषि उत्पादन से अभिप्राय कि कृषि जो कार्य किया जा रहा है उससे कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है, क्या उससे खाद्यान्न प्राप्त हो रहे हैं, क्या उससे व्यापारिक फसलें प्राप्त हो रही है, और साथ ही क्या वह कृषि का उत्पाद पशुपालन के लिए उपयोगी है या मानव के लिए और पशुपालन के लिए उपयोगी है, या सिर्फ मानव के लिए ही उपयोगी है और पशुपालन उसके लिए एक द्वितीयक व्यवसाय हो गया है, या उसका प्रभाव वहाँ पर कम है। इस प्रकार से कृषि उत्पादन और पशुपालन की विधियाँ, किस प्रकार की विधियाँ हैं पशुपालन की, कि वह कृषि के साथ उसको पशु का पालन करता है जो साधारण प्रकार है, एक प्रकार जिसमें पशुओं को वैज्ञानिक तरीके से और व्यापारिक स्तर पर जिनका पालन पोषण किया जाता है, और पशुपालन से संबंधित प्रोडक्ट को व्यापारिक दृष्टि से प्राप्त किया जाता है। तो उसका व्यापारिक स्वरूप है या उसका जीवन निर्वाह स्वरूप है, ये भी देखने वाली बात है। फिर तीसरा
तीसरा जो आधार है वो कृषि में पूंजी, श्रम संगठन आदि के विनिवेश की मात्रा। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण आधार है कि कृषि में जो पैसा लगता है, कृषि में जो धन लगाया जाता है, उसकी स्थिति क्या है। क्या कृषि कार्य लाभदायक है या कृषि कार्य सरकार की और या सरकार की सहायता पर निर्भर करती है। साथ ही श्रम का और कृषि का क्या संगठन है, उसको भी देखना पड़ेगा। और निवेश की मात्रा किस प्रकार की है, कृषि में पैसा लगाने वालों की संख्या, पैसा जो कुल लगाया जा रहा है वह कुल बजट का कितना प्रतिशत भाग है, इन सब का प्रभाव कृषि पर पड़ता है। तो ये भी एक कृषि प्रदेशों के सीमांकन का आधार हो सकता है। इसके अलावा कृषि उत्पादन और उपभोग का स्वरूप। कृषि उत्पादन से अभिप्राय किसी क्षेत्र विशेष में होने वाली कृषि से किन वस्तुओं का उत्पादन लिया जा रहा है। कहीं पर हम देखते हैं कि व्यापारिक फसलों का उत्पादन लिया जाता है, कहीं पर खाद्यान्नों का उत्पादन लिया जाता है, फिर खाद्यान्नों में भी व्यापारिक स्तर पर खाद्यान्न उत्पादन होता है, कहीं पर जीवन निर्वाह के स्तर पर खाद्यान्न उत्पादन होता है, कहीं पर सघन खेती होती है, कहीं पर विरल खेती होती है। तो जो कृषि के जो भिन्न भिन्न स्वरूप हैं, उसमें कृषि उत्पादन, किस प्रकार के कृषि उत्पादनों को लेने का आग्रह वहाँ के कृषक रखते हैं, एक तो ये। दूसरा, जो कृषि उत्पाद है उनके उपभोग का स्वरूप क्या है, यानी जितना कृषि उत्पाद होता है क्या वह वहीं पर काम में ले लिया जाता है, यानी उसका उपभोग कर लिया जाता है, या फिर उसे बाहर बेचने के लिए या सरप्लस के रूप में वो उपलब्ध रहता है और उसे बेचकर और उससे धन प्राप्त किया जाता हो। तो किस प्रकार का वहाँ पर उपभोग का स्वरूप है, ये भी कृषि के प्रकारों को बताने और कृषि के प्रदेशों का सीमांकन करने में एक महत्वपूर्ण आधार होता है। इसके अलावा नेक्स्ट है कृषि उत्पादन में प्रयुक्त यंत्र एवं उपकरण तथा आवास संबंधी दशाएं। जैसे जैसे आर्थिक विकास होता जाता है, किसी देश में कृषि कार्यों में भी यंत्रों के प्रयोग की मात्रा बढ़ती जाती है, उसमें पूंजीगत व्यवस्थाएं बेहतर होने लगती है और अधिक पैसा उसमें लगाया जाता है। लेकिन कृषि उत्पाद में प्रयुक्त जो तकनीक है वह कैसी है, क्या वह तकनीक पुरानी है या वह तकनीक नई प्रकार की है जिसमें नए नए इनोवेशंस होते हैं, नए नए प्रकार से कृषि कार्यों को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाता है। और पर्यावरण की जो जकड़न है उसे काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं, जहाँ पर पानी की उपलब्धता कम है वहाँ पर यदि जल का नियोजन करके और सिंचाई की व्यवस्था की जाती है तो ऐसी स्थिति में कठोर पर्यावरणीय दशाओं को हम परिवर्तित कर सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं और इच्छित फसल को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कहीं पर पानी उपलब्ध ही नहीं है और कहीं से भी उसका समाधान नहीं किया जा सकता, तो ऐसी स्थिति में हमें प्रकृति की इस कठोरता को स्वीकार करना पड़ता है और इस प्रकार के कृषि कार्य वहाँ पर किए जाते हैं कि जो उपलब्ध न्यूनतम जल है उसका किस प्रकार अधिकाधिक उपयोग किया जाए और किस प्रकार की कृषि वहाँ पर की जाए, ये निर्धारण मानव के द्वारा किया जाता है। तो एक तो ये, दूसरा यंत्रों का उपयोग जो तकनीक से संबंधित है। कृषि जहाँ पर व्यापारिक स्वरूप धारण कर चुकी है वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में यंत्रों और उपकरणों का उपयोग होता है और वहाँ पर आवास भी उच्च कोटि के, यानी सब समस्त सुविधाओं युक्त देखने को मिलते हैं। इसके विपरीत जो विकासशील और अविकसित देश है जहाँ पर कृषि का स्वरूप आदिम है और मध्यम प्रकार का है, वहाँ पर पूंजी की कमी एक बड़ी समस्या है। इसके अतिरिक्त यंत्र और उपकरण जो है उनका सीमित मात्रा में उपयोग होता है, मानव श्रम की प्रधानता वहाँ पर रहती है और उनके आवास भी सामान्य से कम सुविधाजनक देखे गए हैं। तो विशेष रूप से भारत, दक्षिण पूर्वी भारत जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इन सभी में कृषि कार्य अभी भी अपने विकास
विकासीय अवस्था में है, पूर्णतया उसे विकसित नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार से इन 5 आधारों पर विटलसी ने विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में वर्गीकृत किया है। पहला है इसमें जलवासी पशुचारण प्रदेश, नोमैडिक हर्डिंग रीजन। दूसरा है व्यापारिक पशुपालन प्रदेश, लाइव स्टॉक रेंचिंग रीजन। तीसरा है स्थानांतरी कृषि प्रदेश, शिफ्टिंग कल्टीवेशन रीजन। चौथा है प्रारंभिक स्थानबद्ध कृषि प्रदेश, रूडिमेंटल सीडेंट्री टिलेज रीजन। पांचवा है चावल प्रधान गहन निर्वाहक कृषि प्रदेश, राइस डोमिनेंट इंटेंसिव सबसिस्टेंस टिलेज रीजन। उसके बाद आता है चावल विहीन गहन निर्वाह का कृषि प्रदेश, इंटेंसिव सबसिस्टेंस टिलेज विदाउट पैडी और राइस। इसके बाद है 7th व्यापारिक बागानी कृषि प्रदेश, कमर्शियल प्लांटेशन टिलेज रीजन। नेक्स्ट है भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश, मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चरल रीजन। 9वां है व्यापारिक अन्नोत्पादन कृषि प्रदेश, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग रीजन। 10वां है व्यापारिक फसल एवं पशु उत्पादन कृषि प्रदेश, कमर्शियल लाइव स्टॉक एंड क्रॉप फार्मिंग रीजन। 10वां है निर्वाहक फसल एवं पशु उत्पादन कृषि प्रदेश, सबसिस्टेंस क्रॉप एंड लाइव स्टॉक फार्मिंग रीजन। 12वां व्यापारिक दुग्ध एवं पशुपालन कृषि प्रदेश, कमर्शियल डेयरी फार्मिंग रीजन। और अंतिम है विशेषीकृत बागवानी या उद्यान कृषि प्रदेश, स्पेशलाइज्ड हॉर्टिकल्चर रीजन। ये 13 उन्होंने इसके प्रदेश बताए हैं, कृषि प्रदेश, जिनके आधारों का इससे पूर्व अपन वर्णन कर चुके हैं। अब जिन विद्वानों ने विटलसी के इस कार्य की समीक्षा की है उनका क्या कहना है, आइए उसकी समीक्षा पर एक नज़र डालते हैं। इसकी कौन सी अच्छी बातें हैं जिन्हें गुण के रूप में कहा जा सकता है कि विटलसी का कृषि पद्धतियों का वर्गीकरण कृषि की स्थानीय विशेषताओं पर आधारित है, यानी स्थान विशेष पर पाई जाने वाली कृषि की जो विशेषताएं हैं उनको ध्यान में रखकर विटलसी ने अपना ये वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। दूसरा, यह विश्व की प्रमुख कृषि पद्धतियों का वर्गीकरण एवं वर्णन प्रस्तुत करता है। कृषि पद्धतियों का वर्गीकरण और उसका वर्णन करता है। इस वर्गीकरण का आधार 5 आधारभूत प्रकार से के फॉर्म है। विश्व की प्रमुख कृषि पद्धतियों का वर्गीकरण एवं वर्णन प्रस्तुत करता है, साथ ही इस वर्गीकरण का आधार 5 आधारभूत प्रकार के फॉर्म हैं। ये कौन से फॉर्म है इसको आइए हम देखते हैं। और वर्गीकरण की समीक्षा में तीसरा गुण है विटलसी ने विभिन्न कृषि प्रदेशों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए एक मानचित्र भी प्रस्तुत किया, यानी विटलसी ने जिन कृषि प्रदेशों को सीमांकित किया उन्हें मानचित्र पर प्रदर्शित किया, जिससे ये पता लग सके कि पृथ्वी के स्थान संबंध में इन प्रदेशों की क्या भूमिका है, इनका विस्तार कैसा है और वह किस जलवायु कटिबंध में आते हैं, कौन से महाद्वीप में है, कौन कौन से देशों में फैले हुए हैं, इसको उन्होंने मानचित्र में प्रस्तुत किया। इससे कि हम तुलना कर सकें कि कौन सा प्रदेश बड़ा है, कौन सा छोटा है, कहाँ पर घनत्व ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, कौन से प्रदेशों में किस प्रकार की फसलें ली जाती है। इन सब को तुलनात्मक दृष्टि से हम मानचित्र में बेहतर ढंग से उसे संश्लेषित और विश्लेषित कर सकते हैं। फिर तीसरा है कृषि विटलसी ने चौथा, विटलसी का वर्गीकरण कृषि भूदृश्यों की उन दर्शनीय विशेषताओं पर आधारित है जिनके आंकड़े सहज उपलब्ध हैं।
ये एक बहुत ज़रूरी बात है कि जिस कृषि का हम अध्ययन करने जा रहे हैं उसमें कृषि से संबंधित कौन से आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं, क्योंकि उन्हीं आंकड़ों के विश्लेषण से हम कृषि की विभिन्न समस्याओं को समझने का और विभिन्न उन समस्याओं के समाधान के शोध प्रस्तुत करते हैं। तो कृषि भूदृश्य की जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं के आंकड़े उन्होंने कौन से प्राप्त किए, जो सहज रूप में उपलब्ध थे। और इस प्रकार से एक बहुत बड़ा कार्य यूरोपियन द्वारा किया गया, जिसमें विटलसी ने संसार को कृषि प्रदेशों में बांटा और साथ ही भारत में भी कृषि प्रदेशों के अध्ययन का स्वरूप जो है वो विकसित हुआ है। पांचवा है, विटलसी का वर्गीकरण एक ढांचा प्रस्तुत करता है, यानी एक स्ट्रक्चर प्रदान करता है जिसके आधार पर कृषि में पुनः सूक्ष्म उपविभाजन किए जा सकते हैं। यानी जो एक मेजर रीजन या एक वृहद प्रदेश उससे निर्धारित होता है कृषि से, और उसके बाद स्थानीय भिन्नताओं के आधार पर स्थानीय प्रभावों से उसे लघु और मध्यम आकारों में भी बांट सकते हैं। अब कृषि के इस वर्गीकरण या कृषि का जो प्रादेशिकरण है उसके क्या दोष हैं, इसके संदर्भ में जो आलोचना हुई है उन पर भी हम एक दृष्टि डाल लेते हैं। कुछ आलोचकों के अनुसार विटलसी का वर्गीकरण वस्तुगत यानी ऑब्जेक्टिव विश्लेषण पर आधारित न होकर व्यक्तिगत यानी सब्जेक्टिव विश्लेषण पर आधारित है। वस्तुगत विश्लेषण ऐसे तत्वों पर आधारित होना चाहिए जो सांख्यिकीय रूप से मापनीय हों। यहाँ पर ये आलोचना अपनी जगह ठीक है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो इस तरह का शोध कार्य करता है उस व्यक्ति का अपना क्या टैलेंट है, उस व्यक्ति वह व्यक्ति किस प्रकार के ज्ञान से परिपूर्ण है और कृषि को किस दृष्टि से देखता है। तो इस प्रकार से विटलसी की आलोचना बहुत ही जिसको कहना चाहिए कि ऐसी आलोचना है जिसमें मानव के कार्य जो कि जिसमें व्यक्तिगत विश्लेषण रहता है और वस्तुगत नहीं हो पाता, तो उसे कम विश्वसनीय माना जाता है, क्योंकि यह व्यक्ति से व्यक्ति में परिवर्तित होता रहता है। और वस्तुगत विश्लेषण ऐसे तत्वों पर आधारित होना चाहिए जो सांख्यिकीय रूप से मापनीय हो, जिन्हें संख्यात्मक रूप से प्रदर्शित किया जा सके, मापा जा सके, ऐसा। फिर दूसरा दोष है, वर्गीकरण में प्रयुक्त संस्थागत, सांस्कृतिक, अवसंरचनात्मक तथा राजनीतिक कारक भी स्थिर न होकर परिवर्तनशील है, जो स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दशाओं में बदलते रहते हैं। विकसित देशों में ये परिवर्तन क्रांतिकारी होते हैं, जबकि विकासशील देशों में परिवर्तन क्रांतिकारी होते हैं, जबकि विकसित देशों में यह सामान्य प्रवृत्ति के रूप में मिलते हैं। यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो संस्थागत, सांस्कृतिक, अवसंरचना है, राजनीतिक, इनमें एक गतिशीलता देखने को मिलती है। सरकारों के बदल जाने से उनकी कृषिगत नीतियाँ बदल जाती है, उससे संस्थागत ढांचा जो है उसमें परिवर्तन होता है। इसके साथ ही कुछ नीतियाँ ऐसी होती है जिसमें वह कृषि के सपोर्ट के अंदर बहुत अधिक मात्रा में पूंजी उपलब्ध कराती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि सरकार उसके प्रति उदासीन हो जाती है, और इस प्रकार से कृषि का जो स्वरूप है संस्थागत स्वरूप से बहुत अधिक प्रभावित होता है। विकासशील देशों में ये परिवर्तन क्रांतिकारी होते हैं, जबकि विकसित देशों में ये सामान्य प्रवृत्ति के रूप में मिलते हैं। इस प्रकार आज हमने हंटिंगटन के इस कृषि के प्रादेशिक वर्गीकरण के दोष और गुण भी देखे, और किन आधारों पर ये प्रादेशिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया उसे भी हमने जानने का प्रयास किया। इन सब को एक बार पुनः रिवाइज करने से आप इसे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आज इतना ही, कल इस लेक्चर का अगला पार्ट प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद।